हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा झांकी में, जहां हम आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए सिलेक्शन तक ले जाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको साइंस सीरीज की वीडियोस पसंद आ रही होगी, तो ऐसे ही कंप्रहेंसिव और कंसेप्चुअल वीडियोस को देखने के लिए अभी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, जिससे ये वीडियो हर एक ज़रूरतमंद तक पहुँच सके। आपके एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं और समय धीरे धीरे कम होते जा रहा है, तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने क्लास 6 साइंस सीरीज की छठी चैप्टर, जिसका नाम है द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। तो देखते हैं हम अपने चैप्टर्स को, समझते हैं चीज़ों को। सबसे पहले हम देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, इसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक में पहला क्या होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए, क्या चाहिए, फूड चाहिए फॉर इट्स सर्वाइवल। ये रेस्पिरेशन करेगा। क्यों करेगा रेस्पिरेशन? टू कन्वर्ट द फूड इनटू एनर्जी। अब इसके नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में आएंगे, दे विल रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस, मतलब इनमें उत्तेजना होगी। किसी स्पर्श के प्रति उत्तेजना हो सकती है किसी लाइट के प्रति उत्तेजना हो सकती है, तो दे विल रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस। ठीक है, दे कैन रिप्रोड्यूस, प्रजनन होगा। दे विल ग्रो एंड विल ऑल्सो डाई। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब हैबिटेट्स क्या होता है? हैबिटेट्स वो होगा जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेगा। ठीक है, तो इससे हम बोल सकते हैं हैबिटेट इज अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट होम। ठीक है, तो वो जो होगा हैबिटेट होगा, वो कैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा? जो वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सर्वाइवल के लिए जो भी चीज़ ज़रूरत की चीज़ें होंगी उसके सर्वाइवल के लिए वो सब प्रोवाइड करेगा, तभी वो उसका हैबिटेट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, एनिमल के लिए उसके पास अपने भोजन को तलाशने के लिए उसके अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। ठीक है, उसको अपने पार्टनर मिल सके, ऑर्गेनिज्म को, एनिमल्स को वहाँ पे उस हैबिटेट में उसको पार्टनर मिल सके टू सर्वाइव, टू रिप्रोड्यूस। तो हैबिटेट क्या हो जाएगा? इट इज अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट होम एंड हैबिटेट will meet all the environmental conditions so that an organism can grow there and can reproduce there. तो ये है हमारा हैबिटेट का डेफिनेशन। तो हमने एनिमल के बारे में जाना कि उसे क्या क्या चाहिए वहाँ पे। जैसे अब प्लांट का हैबिटेट क्या हो सकता है? तो प्लांट के हैबिटेट के लिए वहाँ ज़रूरी होगा कि उसे जो भी रिक्वायर्ड लाइट है वो मिल सके, एयर मिल सके, वाटर मिल सके और सॉइल। ये सब जो ज़रूरत है ये प्लांट का ज़रूरत है। तो राइट कम्बिनेशन ऑफ लाइट, एयर, वाटर एंड सॉइल, ये रिक्वायरमेंट किसकी होगी? प्लांट की हैबिटेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो हैबिटेट क्या हो जाएगा हमारा? इट इज़ अ प्लेस जहाँ वेयर एन ऑर्गेनिज्म विल लिव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टॉपिक, ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव। ये टॉपिक है। देखिए इसमें क्या क्या पॉइंट्स है जो हमें जानना चाहिए। वो सारे पॉइंट्स हमने पहले से आपके लिए हाईलाइट करके रखा है ताकि आपको देर न लगे। चलिए हम लोग वो पॉइंट्स देखते हैं जो कि ज़रूरी है और हमें उसे जानना चाहिए। पहला, इन द सी
Plants and animals are surrounded by saline water. Most of them use air dissolved in water. तो इसमें बताया जा रहा है कि समुद्र में जो भी पौधे होंगे और जंतु होंगे वो नमकीन खारे पानी में रह रहे हैं और और उनमें अधिकांशतः जो एयर लेंगे, जो सांस लेने के लिए उनको जो वायु की जरूरत है वो कहाँ से लेंगे? वाटर में, जल में जो भी वायु घुले हुए हैं, जो एयर डिसॉल्व्ड है, उसके थ्रू जो भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो अपने एयर का रिक्वायरमेंट पूरा करेंगे। ठीक है। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमेल हेल्प इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशंस। ठीक है। तो ये आपको बताना क्या चाह रहा है कि हैबिटेट के बारे में बता रहा है कि अगर कोई प्लांट्स और एनिमल्स जो है अगर वो समुद्र में है तो वो ऐसा बना है, वो इस तरह से वो अपने आप को एडेप्टेशन हो चुका उस चीज में, उस ऑर्गेनिज्म में, कि वो जो है ऑर्गेनिज्म जो आपका जो सैलाइन वाटर है उससे डिजॉल्व्ड एयर लेने का उसके पास कैपेबिलिटी है। ठीक है। अब वैसे ही आप डेजर्ट की बात करते हैं तो बॉडी स्ट्रक्चर होगा जो कैमल का, इट हेल्प इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशन। तो कैमल का जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो उसको हेल्प मदद करेगा उस डेजर्ट वाले कंडीशंस में रहने के लिए, उस हैबिटेट में रहने के लिए। तो हैबिटेट आपको पता हो चल गया होगा कि जहाँ पे ऑर्गेनिज्म या कोई एनिमल्स हो या फिर प्लांट्स है जहाँ पे ग्रो करेंगे, जहाँ पे रहेंगे। ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं। Camels have long legs which help to keep their bodies away from the heat of the sand। ठीक है। तो क्या है कि सैंड जो है बहुत जल्दी गर्म होगा और बहुत जल्दी ठंड हो जाएगा। तो इसका पैर लंबा है तो इसका बॉडी का जो है डिस्टेंस जो होगा सैंड से दूरी पे रहेगा, तो ये हीट से रेडिएशन इसमें कम से कम लगेगा इसके बॉडी को। ठीक है। इसीलिए इसके पैर लंबे हैं। तो ये आपको एग्जाम्पल क्या बताया कि इस हैबिटेट में जो कैमल है वो वहाँ सरवाइव करने के लिए उसमें क्या एडेप्टेशन, क्या चेंजेस आया है उस जानवर में, जैसे कैमल में यहाँ पे। ठीक है। तो कैमल के बारे में बताया जाए, दे एक्सक्रेट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। ठीक है। ये जो एक्सक्रेट करेंगे, यूरिन एक्सक्रेशन जो होगा वो भी स्मॉल अमाउंट में करेंगे। क्यों? क्योंकि जो मौसम वहाँ पे पानी की कमी है। तो कैमल आप जानते होंगे कि वो एक बार पानी पीता है तो वो काफ़ी दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। तो क्यों? क्योंकि वो यूरिन का एक्सक्रेशन जो करता है वो काफ़ी कम करता है। उसका जो डंग है, जो गोबर है, वो भी ड्राई होता है और दे डू नॉट स्वेट। तो ये सब कंडीशंस जो हैं वो हेल्प कर रहा है कैमल को क्या करने में, ज़्यादा दिनों में वो कम पानी में सरवाइव करने में हेल्प करता है। अगर उसका पसीना ज़्यादा होता, स्वेटिंग होता, तो पानी की कमी होती तो उसे पानी की रिक्वायरमेंट होती, लेकिन उसकी बॉडी का बनावट इस तरह से है कि वो जो एक्सक्रेट करता है वो काफ़ी कम मात्रा में यूरिनेशन करेगा, स्वेटिंग बिल्कुल कम होगी, ना के बराबर होगी, और जो भी उसका जो गोबर होगा वो ड्राई होगा। तो दिस आर द सम कैरेक्टरिस्टिक जो अपनाया है किसने, कैमल ने, डेजर्टिक कंडीशन में रहने के लिए। सिंस कैमल्स लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज दे कैन लिव फॉर मेनी डेज विदाउट वाटर। तो वही बताया गया है कि ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक है कैमल का, इससे जो है पानी जो कम से कम लूज करता है अपने बॉडी से, तो इसी वजह से ये काफ़ी दिनों तक बिना पानी का सरवाइव करने में कैपेबल है। अब देखिए फिश के बारे में। फिश हैव फ्लैट फिन्स एंड टेल्स। तो फिन्स और टेल्स लास्ट चैप्टर में लोगों ने पढ़ा था कि ये क्या चीज़ में मदद करता है फिश को, मछली को उसको बैलेंस बनाने में और डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट के लिए वो फिन्स जरूरी है, रिस्पॉन्सिबल है, मदद करता है। Flat fins and tails that help them to change direction and keep their body balanced in water। और गिल्स का काम क्या है? गिल्स present in the fish help them to use oxygen dissolved in water। तो रेस्पिरेशन में काम है गिल्स का, जो कि क्या करेगा, पानी में जो डिजॉल्व्ड एयर है, ऑक्सीजन है, उसको वो फिल्टर करके वो ऑक्सीजन पानी से ले लेगा अपने रेस्पिरेशन के लिए।
तो उसमें गिल्स उस फिश का मदद करेगा। अब देखते हैं द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स which enable an organism to live naturally in a place is called adaptation। अब ये जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं उस एनिमल में या फिर उस प्लांट्स में या उस ऑर्गेनिज्म में, और क्या द सर्टेन हैबिट्स जो एनेबल करता है, जो उसे मदद करता है किसमें, ऑर्गेनिज्म टू लिव नेचुरली इन अ प्लेस इज कॉल्ड एडेप्टेशन। तो उस प्लेस के अकॉर्डिंग जो फीचर्स जो उसने एक्वायर्ड किया है या फिर वो टाइम के साथ वो उसमें ढल गया है ताकि वो उस इन्वायरमेंट में नेचुरली आराम से रह सके, तो इसी प्रोसेस को एडेप्टेशन बोलेंगे। तो जैसे कैमल का एग्जांपल था आपके पास कि उसके पास लंबे लंबे पैर होंगे, वो यूरिनेशन काफ़ी कम मात्रा में करेगा, स्वेटिंग नहीं होती है उसमें, ठीक है, उसका जो गोबर होता है वो ड्राई होता है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक मदद करता है कैमल को वो डिजर्ट के कंडीशन में रहने के लिए। तो यही जो कैरेक्टरिस्टिक जो कैमल के अंदर आया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एडेप्टेशन बोलते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्लेस है जहाँ ऑर्गेनिज्म रहता है उसे हैबिटेट कहते हैं। हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड वाटर एयर शेल्टर एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिज्म। जो हैबिटेट होगा उसका जो रहने का जो भी जगह होगा उसको क्या देगा, उसको वो फूड प्रोवाइड कराएगा, भोजन पानी हवा, रहने के लिए जगह, और जो भी उसकी ज़रूरत की चीज़ है वो प्रोवाइड करेगा कौन, हैबिटेट। तो हैबिटेट क्या है, वो जगह जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म एक एनिमल सरवाइव कर सके, और सरवाइव करने के लिए उसे ज़रूरत पड़ेगी भोजन की, पानी का, हवा का, रहने के लिए उसे जगह चाहिए, शेल्टर चाहिए, और जो भी रिक्वायरमेंट ये पूरा करेगा तो वो हैबिटेट हो गया। ठीक है। द नेक्स्ट देखते हैं द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, उसको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहते हैं। जो भी प्लांट्स हैं, जो भी पौधे और जंतु जो कि धरती पे रहते हैं उसको टेरेस्ट्रियल कहेंगे। जो वाटर में रहेंगे उसको एक्वेटिक बोलेंगे। ठीक है। दोज लिविंग इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक। ठीक है। और कुछ जो होंगे जैसे कि फ्रॉग्स जो वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं, वाटर में भी रहेगा और वो लैंड पर भी रह सकते हैं। अब देखिए एक टर्म दिया है हमारा एक्लिमेटाइजेशन। ये क्या होता है इसे समझते हैं। Small changes that take place in the body of a single organism over short periods to overcome small problems due to the change in the surroundings are called acclimatization। तो एडेप्टेशन में क्या हुआ था कि वो एक ऑर्गेनिज्म की बात नहीं करते थे, वो एक कंप्लीट स्पीशीज की बात कर रहे थे। वहां पे एक ग्रुप की बात कर, जैसे कैमल का जो स्पीशीज वो पूरा कैमल प्रजाति में वो चेंजेज आया होगा। कितने समय में, ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ टाइम में वो चेंजेज आया होगा। किस लिए चेंजेज आया होगा, उस इन्वायरमेंट का जो कंडीशन है उसके हिसाब से उसके बॉडी में चेंजेज आया होगा कि ताकि वहाँ पे वो लोग सरवाइव कर सके। तो ये काफ़ी लंबे समय तक होगा तो उसको एडेप्टेशन कहते हैं। लेकिन यही जो चेंजेज होगा, जो स्मॉल चेंज, कोई छोटा मोटा जो चेंज होगा किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, इन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म ओवर शॉर्ट पीरियड्स, तो ये कम समय में ही उस ऑर्गेनिज्म में बदलाव आ जाएगा। किस लिए बदलाव करेगा, टू ओवरकम स्मॉल प्रॉब्लम्स, कुछ अगर उससे दिक्कतें होंगी कुछ हैबिटेट में, तो टेम्पररली अगर ओवर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उस सिंगल ऑर्गेनिज्म में चेंजेस कुछ ला रहा है अपने अंदर ताकि वहां पे वो रह सके, उसको कहेंगे एक्लीमेटाइजेशन। अब देखते हैं तो ऑर्गेनिज्म both plants and animals living in a habitat are its biotic components. The non-living things such as rocks, soil, air, and water in the habitat constitutes its abiotic component. बायोटिक में क्या हो जाएगा, जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, जो भी लिविंग एनिमल्स है, प्लांट्स है, या और भी ऑर्गेनिजम्स जो है उसको हम लोग बायोटिक कंपोनेंट्स बोलेंगे। और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है जैसे कि पत्थर, मिट्टी, हवा, सनलाइट, ये सब क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट है।
ठीक है, अब देखिए यही बता रहा, आर सनलाइट एंड हीट आर बायोटिक और अबायोटिक। तो सनलाइट और हीट क्या हो जाएगा हमारा, अबायोटिक हो जाएगा। ठीक है, abiotic factors like air, water, light and heat are important for the growth of plants. तो पौधे की ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट ही तो है ना। तो वही बताया जा रहा है कि इवन प्लांट के जो ग्रोथ के लिए अबायोटिक फैक्टर्स बहुत जरूरी है। ठीक है, एयर, वाटर, लाइट एंड हीट आर इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अब देखते हैं अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट। अब हम लोग अलग अलग हैबिटेट के बारे में जानेंगे कि उसका हैबिटेट में क्या कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे डेजर्ट की बात करते हैं, तो डेजर्ट में क्या होगा, यहाँ पे बारिश कम होगी, रेनफॉल कम होगा, तो पानी की कमी होगी, वाटर कम होगा। तो यहाँ का जो भी प्लांट होगा वो क्या करेगा, इसको पानी की ज़रूरत होगी, इसके जो रूट्स होंगे वो बहुत लंबे होंगे, रूट्स जो होंगे लॉन्ग होंगे। क्यों, इन सर्च ऑफ वाटर, सर्च ऑफ वाटर के लिए जो इसके रूट्स होंगे, डेजर्ट के जो प्लांट है उसके रूट्स काफ़ी लंबे होंगे, पानी के तलाश में काफ़ी अंदर तक जाता है वो। ठीक है, वैसे ही अगर एग्जांपल ले लेते हैं एनिमल्स, जैसे हम लोग कैमल का पढ़े हैं ना, एनिमल का क्या हो जाएगा, उसमें देखे कि वो लोग बिना पानी के काफ़ी दिन तक रह सकते हैं। तो वो चेंजेज क्या आया, एनिमल में आया, किसके लिए, उस हैबिटेट, डेजर्ट हैबिटेट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब पानी की कमी है, अब दूसरा है कि यहाँ पे इंटेंस सनलाइट है, काफ़ी गर्मी होती है डेजर्ट एरिया में। तो ज़्यादा गर्मी होगी तो प्लांट में जो होगा वो ट्रांसपीरेशन का जो प्रोसेस होगा वो बहुत फास्ट होगा। ट्रांसपीरेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, जो वाष्पीकरण होता है जो पत्तियों से, उसे हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो अगर इंटेंस सनलाइट है, बहुत ज़्यादा गर्मी है डेजर्ट एरिया में, तो वहाँ ट्रांसपीरेशन की समस्या ज़्यादा होगी प्लांट्स में, और पानी की वैसे भी कमी है। तो क्या है, प्लांट ऐसे अपने आप को अडेप्ट करेंगे कि ताकि अपने आप उनके खुद के पार्ट से जो जो ट्रांसपीरेशन है वो मिनिमम कर सके, वो मिनिमाइज कर सके। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इसका प्लांट होगा, इसके कांटेदार पत्तियां होंगे, पत्ती छोटी होगी, लीव्स जो होगा वो स्मॉल होगा। ठीक है, इवन जो लीव्स होगा वो कांटेदार होगा, थॉर्नी होगा। ये सब कैरेक्टरिस्टिक क्यों है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा। अगर सरफेस एरिया कम होगा तो जो ट्रांसपीरेशन होगा, वाष्पीकरण होगा, वो उसका प्रोसेस कम हो जाएगा। तो डेजर्ट के लिए हम लोग ये सब देखें। अब देखते हैं, देखिए, लैक ऑफ वाटर एंड रेनफॉल और इंटेंस हॉट इन अ डे। अब क्या होगा, द लीव्स इन अ डेजर्ट प्लांट्स आर आइदर एब्सेंट, या तो रहेंगे नहीं लीव्स, या वेरी स्मॉल होगा, बहुत छोटा होगा, और दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस, कांटेदार होगा। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है लीफ का, या तो नहीं रहना, या फिर छोटी पत्तियां होना, या फिर कांटेदार पत्तियां होना, ये मदद करेगी। दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स। ये मदद क्या करेगी, किसमें, पानी का जो लॉस होगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन से जो लॉस होगा उसको कम करने में मदद करेगा ये लीफ का जो कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन अ कैक्टस इज इन फैक्ट इट्स स्टेम। जो आप कैक्टस का जो प्लांट देखते हैं तो उसका जो आपको जो पत्ती जैसा लगता है, वो एक्चुअली में वो पत्ती नहीं है, वो उस प्लांट का स्टेम है। ठीक है, और पत्ती आप कह सकते हो, जो काटा काटा जो आपको दिख रहा है ना, वो उसका पत्ती है। ठीक है, अब देखिए, फोटोसिंथेसिस इन दिस प्लांट इज यूजुअली कैरिड आउट बाय द स्टेम्स। तो ग्रीन ग्रीन पार्ट्स तो आपका इसमें कैक्टस के प्लांट पे वही स्टेम है, जो हमें पत्ती की तरह लगता है, लेकिन एक्चुअली है वो स्टेम। तो फोटोसिंथेसिस भी स्टेम ही करेगा कैक्टस के प्लांट में। मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव रूट्स दैट go very deep into the soil for absorbing water। यही चीज़ मैंने आपको पहले ही बताया कि डेजर्ट प्लांट का जो रूट होगा काफ़ी अंदर तक जाएगा, किसके लिए, फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर।
अब देखिए माउंटेनस रीजन का क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा। माउंटेनस रीजन में क्या होगा, बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा, वहाँ आइस भी हो सकता है, ठीक है, स्नोफॉल होगा माउंटेनस रीजन में। तो इसके लिए क्या होगा, जो प्लांट्स होंगे वो कोनिकल शेप में होंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर स्नोफॉल यहाँ पड़ता है तो वो नीचे गिर जाएगा, अटकेगा नहीं, ठीक है। अब देखिए माउंटेन एरिया का जो भी एनिमल्स है उसके क्या होगा, वो किस तरह से अपने आप को अडेप्ट किया है। उसके पास जो है थिक स्किन है, काफ़ी मोटी चमड़ी होगी और फर होगा, जो कि इसे वहाँ पे इतना जो एक्सट्रीम जो ठंड पड़ेगी उससे बचाएगा, ठीक है। ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप्ड, ठीक है, वही मैंने बताया आपको, कोन शेप्ड होगा एंड हैविंग स्लोपिंग ब्रांचेज, ठीक है। दिस हेल्प्स द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ इजीली। तो ये जो स्लोप बना रहेगा तो इससे जो भी रेन वाटर होगा या फिर बर्फबारी होगी वो इजली प्लांट से नीचे की ओर गिर जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द माउंटेन गोट हैज अ स्ट्रॉन्ग हूफ्स। तो माउंटेन की जो बकरियां होती है उसका हुफ्स जो होता है वो पैर का जो नाखून जो होता है, ठीक है, जिसको खराउट बोलते हैं हम लोग, तो वो काफी मजबूत होता है, हैज अ स्ट्रॉन्ग हुप्स। किसके लिए क्यों मजबूत होता है, क्योंकि उससे तो पहाड़ पर चढ़ना है ना, तो पहाड़ पर चढ़ने के लिए मजबूत चाहिए, तभी तो वो एक ग्रिप बना सकेगा, मजबूत रहेगा तो इसीलिए वो उस तरह से अपने आप को अडेप्ट किया है, क्योंकि उसको पहाड़ी पे चढ़ना उतरना है। द माउंटेन गोट हैज अ स्ट्रॉन्ग हुप्स फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप्स ऑफ द माउंटेन। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो भी डेजर्ट एरिया हो या फिर माउंटेनस एरिया हो, वहाँ का जो भी ऑर्गेनिज्म प्लांट हो या फिर एनिमल हो वो अपने आप को इस तरह से अडेप्ट किया वहाँ पे कि ताकि वहाँ पे वो सरवाइव कर सके, उस हैबिटेट में खुद को सरवाइव कर सके, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ग्रासलैंड में, मैदानी क्षेत्र में क्या होगा। मैदानी क्षेत्र में क्या होगा, अ डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर। ये क्यों बोल रहा है देखिए, in order to run away from them and not become their prey, it has long ears to hear movements of the predators. The eyes on the side of its head allow it to look in all directions for the danger. तो ये डियर है जो हिरन है वो भी अडेप्ट किया अपने आप को, क्योंकि उसे प्रेडेटर्स से बचना है। इसके लिए इसके पास लॉन्ग ईयर है, इसका जो आँख है वो ऐसे जगह पे स्थित है ताकि इससे वो चारों तरफ अपना देख सकता है। तो ये एडेप्टेशन की बात कर रहा है, मतलब अगर वो ग्रासलैंड में है तो इस तरह से अपने आप को एडेप्ट किया है ताकि वो अपने प्रेडेटर्स से बच सके। अब लॉयन है, लॉयन को भी जिंदा रहने के लिए उसे शिकार करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसके लॉयन का भी जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो ऐसा होगा कि वो शिकार कर सके, ठीक है। तो लाइन में ऐसा क्या कैरेक्टरिस्टिक है, लाइट ब्राउन कलर हेल्प्स इट टू हाइड इन द ड्राई ग्रासलैंड when it hunts for prey. The eyes in the front of the fish allow it to have a correct idea about the location of its prey. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सम एक्वेटिक हैबिटेट्स। इसमें क्या है, ओशियंस, समुद्र में क्या है, डॉल्फिन्स होंगे और वेल्स होंगे। तो डॉल्फिन और वेल्स के पास गिल्स नहीं है, अगर गिल्स इसके पास नहीं है तो क्या ये अंदर के अंदर पानी के अंदर सांस तो नहीं ले सकता, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको तो पानी से ले नहीं सकता। तो इसके लिए क्या होगा, इसको दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नॉस्ट्रिल्स एंड ब्लो होल्स। तो इसके लिए इसे पानी के ऊपर आना पड़ता है। दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नॉस्ट्रिल्स एंड ब्लो होल्स दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट्स ऑफ देयर हेड्स। वेल्स और डॉल्फिन को सांस लेने के लिए पानी के ऊपर आना पड़ता है, और इसके जो शेर के ऊपर वाले भाग पे जो है उसके नाक है या ब्लोअर्स बने हैं, जिसकी मदद से वो ऊपर आकर के एयर को इनहेल करता है। दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर, और ये जो है और डॉल्फिन्स और वेल्स काफ़ी देर तक पानी के अंदर रह सकते हैं विदाउट ब्रीथिंग। तो ये भी एडेप्टेशन है वेल्स का और डॉल्फिन्स का, ताकि वो समुद्र में रह सके। नेक्स्ट है पॉन्ड्स एंड लेक्स में क्या क्या होगा। पॉन्ड्स लेक्स में जो भी आपका जो हैबिटेट है पॉन्ड्स एंड लेक्स, इसमें देखिए क्या क्या मिलते हैं वहाँ पे। तो इन एक्वेटिक प्लांट्स रूट्स आर मच रिड्यूस्ड इन साइज। अब देखिए क्या है कि एक्वेटिक प्लांट्स जो भी है उसका जो
जड़ होगा वो काफी साइज इसका छोटा हो जाएगा। तो इसका फंक्शन क्या है? एंड देयर मेन फंक्शन इज टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस। देखिए बाकियों में, पेड़ में जड़ का फंक्शन क्या होता था कि वो उसे, जड़ को सॉइल से मिनरल्स और वाटर को लेकर के ऊपर की ओर भेजना काम था जड़ का। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। एक्वेटिक प्लांट्स को उतना रिक्वायरमेंट भी नहीं है क्योंकि वो तो हमेशा पानी के अंदर है ना। तो उसमें इसके जड़ का क्या काम है? टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस। जगह पे उसके होल्ड करने के लिए, जगह पे उसे जगह पे बनाए रखने के लिए जरूरत है जड़ का। स्टेम्स ऑफ दिस प्लांट्स आर लॉन्ग। तना जो होगा ये काफी इसका लंबा होता है एक्वेटिक प्लांट्स का। और हॉलो, खोखला भी होता है और लाइट भी होता है, काफी हल्का होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स को किस में मदद करता है? ताकि वो इजीली फ्लोट कर सके पानी में। तो कैरेक्टरिस्टिक में क्या हो जाएगा? फूड उसे चाहिए, ग्रोथ होगा, रेस्पायर करेगा, सांस लेगा तभी तो फूड से एनर्जी लेगा, बनेगा। तो डू ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर? यस। ठीक है। अब रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जरूरी है सभी के लिए रेस्पिरेशन। इट इज थ्रू रेस्पिरेशन दैट बॉडी फाइनली ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स। यही बताया गया ना आपको कि रेस्पिरेशन ही वो प्रोसेस है जिससे हमारा बॉडी जो है फूड से, भोजन से एनर्जी लेता है, कन्वर्ट करेगा। ठीक है। The amount of oxygen released in the process of food preparation by plants is much more than oxygen they use in respiration। तो प्लांट भी जब रेस्पिरेशन कर रहा है, जो सांस लेने का क्रिया कर रहा है प्लांट जो कर रहा है, उसमें भी वो ऑक्सीजन इनहेल करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सहेल करेगा। लेकिन होता क्या है कि जब प्लांट जो है, जब अपना फोटोसिंथेसिस करता है, वो जब अपना भोजन बनाती है, तो उस प्रोसेस में जो है ऑक्सीजन रिलीज करती है। और वो जो ऑक्सीजन जितना रिलीज करती है वो काफी मात्रा उसका ज्यादा हो जाता है, किससे? कंपेयर टू वो जो सांस लेता है रेस्पिरेशन में। तो प्लांट जो रेस्पिरेशन करेगा, जितना उसमें ऑक्सीजन लेगा, उससे कई गुना ज्यादा ऑक्सीजन वो रिलीज करता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि रात में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, सनलाइट नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेगा। उस टाइम में बस जो पेड़ है वो रेस्पिरेशन करेगा। तो रेस्पिरेशन करेगा तो रेस्पिरेशन में तो ऑक्सीजन ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहा है। तो आपको जो, अगर आप पेड़ के नीचे सोते हैं रात में, तो आप का जो इन्वायरमेंट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलेगा। इसीलिए आपको बोला जाता है कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। डू ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली? ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो स्टिमुलस के प्रति वो स्टिमुलस होगा उसमें। एग्जाम्पल में देखिए, स्टिमुलस क्या है? द चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक्स अस रेस्पॉन्ड टू देम। अगर हमारे वातावरण में कोई भी बदलाव आता है और उसके प्रति हम रेस्पॉन्ड करते हैं, तो उसी को स्टिमुलस कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई गर्म चीज पे हमारा हाथ पड़ जाए, तो हम तुरंत उसे, हाथ को अपना खींचेंगे ना वहां से। तो ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है, तो ये भी एक स्टिमुलस है टुवर्ड्स द हीट, कि हम लोग तुरंत अपने हाथ को खींच ले रहे हैं। वैसे ही मिमोसा, मिमोसा प्लांट जो है, जिसको हम लोग कहते हैं टच मी नॉट कहते हैं, उसको अगर आप छुएंगे तो उसकी पत्ती सिकुड़ जाएगी। लिप्स क्लोज और फोल्ड व्हेन समवन टचेस देम। टच मी नॉट का ये, तो ये भी जो है ये स्टिमुलस का एग्जांपल है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रेशन। तो देखिए, जब फूड, कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड ले रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सारा का सारा फूड हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। कुछ पार्ट हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं, जो जितना हम लोग कर पाते हैं वो एनर्जी में बदल लेते हैं, बाकी को हम लोग थ्रू आउट कर देंगे अपने बॉडी से। उसे हम लोग एक्सक्रेशन कहेंगे। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रीड ऑफ वेस्ट बाय ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रेशन। ठीक है। डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? बिल्कुल हाँ, रिप्रोड्यूस करेगा तभी। देखिए ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो पैदा लिया है तो वो मरेगा भी। अगर वो मर जाएगा, अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करता है, तो उसका जो जो स्पीशीज है वो ज़्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करेगी, ताकि उन्हें निश्चित समय में मर जाना है तो
उनके जो यंग वंस है, उनका जो जनरेशन है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे और उस स्पेशीज का जो है अस्तित्व बना रहे। इसीलिए रिप्रोडक्शन भी जरूरी है। तो एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, वैसे ही प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करेंगे। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो प्लांट भी रिप्रोड्यूस करेंगे और एनिमल्स रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। लिविंग बींग्स डाई, सभी जानते हैं कि मरना सभी को है। बिकॉज ऑर्गेनिज्म डाई, पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स ओनली इफ दे रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। तो हालांकि जैसे कि बताया जा रहा है कि ऑर्गेनिज्म को मरना है ही है, तो उन्हें अगर सरवाइव करना है ओवर द पीरियड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर, उस स्पेसीज को अगर सरवाइव करना है तो उसके लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। ऑल लिविंग थिंग्स सीम्स टू हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। तो लिविंग बॉडी में जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? दे विल नीड फूड, खाना चाहिए, सांस लेंगे। दे विल रेस्पॉन्ड टू द स्टिमुली, दे विल रिप्रोड्यूस, प्रजनन करेंगे। दे विल शो मूवमेंट, दे विल ग्रो, उनमें बढ़ेंगे। और दे विल डाई, फाइनली वो मर भी जाएंगे। तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये कैरेक्टरिस्टिक है जो सभी में पाया जाएगा। अब नेक्स्ट है, आपको एक चीज बताया जा रहा है कि पुश योर हैंड डीप इनसाइड अ शैक ऑफ व्हीट। आप अपना हाथ जो है गेहूं के बोरी में डाले। डू यू फाइंड इट्स वार्म इनसाइड? क्या आपको उसमें गर्म गर्म फील होगा? हाँ फील होगा। अब क्यों फील होगा उसका रीजन भी यहाँ बताया गया। क्या? देर इज सम हीट बीइंग प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सैक ऑफ व्हीट, जिसकी वजह से हमें गर्म लगता है, महसूस होता है। तो ये हीट आ कहाँ से रहा है? क्योंकि द सीड्स रेस्पायर, तो सीड्स जो है, जो व्हीट का जो सीड है, जो गेहूं के जो बीज है, वो रेस्पायर करे, श्वास ले रहा है। एंड इन दैट प्रोसेस, उसी प्रोसेस में दे गिव आउट सम हीट, सांस ले रहे हैं तो उसी क्रिया में वो हीट जो है वो रिलीज कर रहे हैं। इसीलिए गेहूं के बोरी में हम हाथ डालते हैं तो वो गर्म टाइप का फील होता है। ठीक है। तो वी सी दैट रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन सीड्स इवन व्हेन सम ऑफ द अदर लाइफ प्रोसेस मे नॉट बी वेरी एक्टिव। तो हम लोग ये देखें कि रेस्पिरेशन जो है ये ऐसा चीज है कि जैसे सीड का एग्जाम्पल, वीट का सीड का जब एग्जाम्पल लिए हैं, तो इसमें बाकी लाइफ प्रोसेस तो हो नहीं रहा है। वो जो सीड है उस कंडीशन में जब बोरी में रखा है तो वो सीड तो उसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है। ठीक है। वो भोजन नहीं मांग रहा है, वो फूड नहीं मांग रहा है, वो वाटर नहीं मांग रहा है आपसे। ठीक है। तो इतना चीज इसमें तो नहीं हो रहा, तो बाकी लाइफ प्रोसेस तो रुका है ना, फिर भी वहां पे रेस्पिरेशन हो रहा है। तो यही आपको बताया जा रहा है कि रेस्पिरेशन जो है, द रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द सीड, वो उस बीच में हो रहा है। इवन कब? जब बाकी के लाइफ प्रोसेस जो मैंने अभी डिस्कस किया वो सब उसमें अभी रुका हुआ है, नो इज नॉट एक्टिव इन दैट स्टेज। अभी जिस बॉडी में है उस स्टेज में बाकी लाइफ प्रोसेस नहीं हो रहा है उसमें, लेकिन रेस्पिरेशन अभी भी उसमें हो रहा है। ठीक है। तो यही था आपका इस चैप्टर में। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर कर दिया, जिससे आपको क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो आप इसी चीज़ को एक बार रिवाइज कर लीजिए और इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा। तो चलिए, आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए अगर पसंद आया तो, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब चलिए, हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।